हेलो दोस्तों, मैं सुनील पांडे। दोस्तों, आज मैं विटामिन और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी लेकर आया हूँ और साथ में पोषक तत्व की भी जानकारी लेकर आया हूँ। तो बिना देर करते हम लोग चलेंगे क्या होता है पोषक तत्व, क्या होता है विटामिन। तो पोषक तत्व में पहला आता है पोषण, न्यूट्रिशन। तो जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। आते हैं पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स पे। वे सभी भोज्य पदार्थ जिनसे सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला होता है स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा होता है विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा आदि ग्रहण करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। कुछ जीवाणु जैसे जीवाणु सल्फर जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु और लौह जीवाणु भी स्वपोषी हैं। दूसरा होता है विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। वे प्राणी जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते तथा दूसरों जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। इसमें होते हैं प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी जो पहला है, प्राणी समभोजी पोषण, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। वे प्राणी जो अन्य प्राणी या उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वे जंतु जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बकरी, गाय, हिरण आदि। दूसरा होता है मांसाहारी, कॉर्निवोरस। वे जंतु जो दूसरों जंतुओं का भक्षण कर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी। उदाहरण के तौर पर शेर, चीता इत्यादि। तीसरा होता है सर्वाहारी, ओमनिवोरस। वे जंतु जो पौधों व प्राणी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे चूहा, सुअर, मनुष्य इत्यादि। चौथा होता है अपमार्जक, स्कैवेंजर्स। वे जंतु जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जन कहते हैं। जैसे सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चीता इत्यादि। अपमार्जक में क्या आता है दोस्तों? जो वे जंतु जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आते हैं बी, परजीवी, पैरासिटिक पे। वो प्राणी जो अन्य प्राणियों और पादपों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर उनसे आहार प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाय परजीवी, दूसरा अंत परजीवी। पहले आते हैं वाय परजीवी पर। यह परजीवी अपना पोषण परपोषी की त्वचा से चिपक कर प्राप्त करते हैं, वाय परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं, मच्छर, खटमल इत्यादि तथा पादपों में अमर बेला। फिर से देख लेते हैं वाय परजीवी पर। वह परजीवी जो अपना पोषण परपोषी की त्वचा से चिपक कर बनाते हैं। अंतः परजीवी वह परजीवी जो अपना पोषण परपोषी के दैहिक अंगों जैसे आंत, देहगुआ, यकृत, रुधिर आदि में प्रवेश कर प्राप्त करते हैं। जैसे एस्केरिस, क्या है? एस्केरिस। तीसरा है सजीवी। सजीव मतलब सिम्बियोसिस। इस पोषण में विभिन्न प्रकार की जातियां साथ रहती हैं तथा दोनों ही जातियों को लाभ होता है तथा किसी जाति को हानि नहीं पहुंचती। यह सजीविता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर शैवाल कवक द्वारा निर्मित लाइकेन। फिर देखिए सजीवी सिम्बियोसिस क्या होता है। इस पोषण में विभिन्न प्रकार की जातियां साथ रहती हैं तथा दोनों ही जातियों को लाभ होता है तथा किसी जाति को हानि नहीं पहुंचता है, उसे सहजीविता कहलाती है या सिम्बियोसिस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शैवाल तथा कवक द्वारा निर्मित लाइकेन इत्यादि। आते हैं चौथा मृतोपजीवी। इसमें वे प्राणी जो पौधों या जंतुओं के सड़ते गलते ऊतकों से आहार प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अनेक जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी तथा प्रोटोजोआ में यह पोषण विधि द्वारा प्राप्त होता है। मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। अगला है जंतु में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण के कुछ प्रमुख चरण होते हैं। पहला अंतःग्रहण होता है, इंजेक्शन होता है। दूसरा पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तीसरा अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहले बातें हैं अंतःग्रहण, इंजेक्शन। पौधों को शरीर के आहार नाल में पहुंचाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन क्या कहलाता है दोस्तों? पाचन। इस क्रिया में बड़े व जटिल अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की मदद से तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल व छोटे घुलनशील अणुओं के निमीकरण को पाचन कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को पाचन कहते हैं। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इस क्रिया में पचित भोजन को कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन।
अब पांचवा बहिष्करण इजेक्शन, तो स्वांगीकरण पे आते हैं, एसिमिलेशन पे। जिस क्रिया के अंतर्गत कोशिकाओं में पचित भोजन से विटामिन, खनिज लवण तथा अन्य रासायनिक भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जब पांचवा होता है बहिष्करण इजेक्शन, मल को गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है, इजेक्शन कहलाती है। भोजन और उसके पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। भोजन को मुख्य तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, दूसरा शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ, तीसरा रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अनुपात में होते हैं। इनका आधारभूत सूत्र होता है CH2 का होल n होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 मतलब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज 1 ग्राम से ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जो शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत जो क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, सूखे फल, रसीले फल इत्यादि। आते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तथा कार्य उसकी कमी अधिकता के कारण। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आते हैं, तो ये पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका आधारभूत सूत्र जो होता है ये CH2O का होल n होता है। मतलब n के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला ट्रायोस है, दूसरा टेट्रोस है, तीसरा हेक्टोस है। तो ट्रायस में आते हैं जैसे ग्लिसरीहाइड, दूसरा है टेट्रोस जैसे एरिथ्रोसोस, चौथा एक्सो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। बी है डाइसैकेराइड्स। यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से बना होता है। आधारभूत जो उसका सूत्र होता है डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका आधारभूत सूत्र होता है C12H22O11। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। यह अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से बना होता है। यह जल में अघुलनशील होते हैं या मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार दौरान जल अपघटन तथा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट के कार्य तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य में आते हैं दोस्तों, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं जो स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं तथा शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। डीएनए व आरएनए का घटक या तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट। यह प्रोटीन को शरीर के निर्माण के लिए कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यह शरीर में वसा के उपयोग के लिए अति आवश्यक है। यह समान्वय वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता होने पर क्या दोष होते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में प्रजनन में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, शरीर के वजन में वृद्धि होती है तथा मोटापा संबंधित रोग होने की संभावना अधिक होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, वो मोटापा संबंधित रोग हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है, जिसके कारण कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तथा शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है, जिससे शरीर के कई अंगों के कार्य में शिथिलता आ जाती है दोस्तों। आगे देखें हम लोग दूसरा प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम जे वर्जिलियस ने प्रयोग किया था। जो प्रोटीन शब्द है दोस्तों, जो प्रोटीन शब्द है जे वर्जिलियस ने दिया था। कौन दिया था? जे वर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 20 अमीनो एसिड की विभिन्न संयोजनों से बनता है। फिर समझिएगा, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 20 अमीनो एसिड से बनता है। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है। यह शारीरिक वृद्धि व शरीर के उचित पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे बृहद अणु होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन में आते हैं, ये प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से बनता है, जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिनाइड, ग्लोब्यूलिन आदि। संयुग्मी प्रोटीन में आते हैं दोस्तों, यह प्रोटीन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से संयोजित होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन इत्यादि। व्युत्पन्न प्रोटीन में आते हैं दोस्तों, यह प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से होते हैं, जैसे पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड इत्यादि। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन के कार्य में कोशिका में वृद्धि व मरम्मत करता है, हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन का कार्य ये भी होता है कि एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करना होता है, शरीर में गैसीय संवहन के लिए हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करना होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन कमी से बच्चों में क्वाशिरोकर रोग हो जाता है तथा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस रोग हो जाता है। आगे चलते हैं वसा फैट पे। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यह हाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक में है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होते हैं। जल में वसा अघुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होते हैं। वसा क्षार में पायस्कृत हो सकती है। क्या हो सकती है? पायस्कृत हो सकती है। वसा के प्रकार, इसको दो भागों में व्यक्त किया गया है, जंतु वसा, वनस्पति वसा। तो जंतु वसा में यह दूध, पनीर, अंडा तथा मछली में पाई जाती है। वनस्पति वसा में वनस्पति तेल जैसे अखरोट, बादाम, सरसों तेल आदि से प्राप्त होते हैं। सामान्यतः यह 20 डिग्री सेल्सियस में ठोस अवस्था में पाई जाती है तथा यदि द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा में उपस्थित वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त वसा, दूसरा होता है असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा में यह सामान्य तापमान पर जम जाती है, उदाहरण के तौर पर मक्खन, घी, पनीर इत्यादि। मनुष्य के भोजन में संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होती है, जिससे उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में यह वसा अम्ल मछली के तेल व वनस्पति तेलों अनसैचुरेटेड में मिलते हैं। अधिकतर जंतु वसा में होती है। यह सामान्य ताप पर ठोस होती है, जैसे सरसों का तेल। वसा सामान्यतः शरीर को 20 से 30% ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा को के पूर्ण ऑक्सीजन से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम वसा की पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा के कार्य देख लेते हैं दोस्तों। तो वसा कार्य में आता है, यह त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालते हैं, रोकते हैं, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाते हैं। प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा को कमी से त्वचा रूखी, वजन में कमी तथा शरीर का विकास नहीं होता है। अब आते हैं विटामिन पे। तो सन 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। एक्चुअली बोला जाए तो विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने 1881 में किया था। निकोलाई लूनिन ने 1881 में किया था, लेकिन 1911 में सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के होते हैं। मानव शरीर में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन प्रकार, तो विटामिन को विलेयता सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो वर्गों में व्यक्त किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बीसी होते हैं, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं एडीई के होते हैं। आते हैं बी कॉम्प्लेक्स। पहले बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये कई प्रकार के विटामिनों का समूह है जो जल में घुलनशील होते हैं। इस विटामिन नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, जिसमें पहला नंबर पर आता है बी1, विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। स्रोत ये हरी सब्जियां, गाजर, चावल, दूध, सोयाबीन, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन 2 दोस्तों राइबोफ्लेविन होता है इसका रासायनिक नाम। इसका स्रोत दूध, मटर, मांस, अंडा, हरी पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि होता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों को उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसकी कमी से मनुष्य के वजन में कमी आ जाती है तथा होठ, जीवा तथा त्वचा में रूखापन हो जाता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसका जो स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर इत्यादि। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग
नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। यह एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो शरीर में रक्त कोशिका बनाने में आवश्यक होता है। ये भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन सी क्या है दोस्तों? तो ये इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। स्रोत इसका है हरी सब्जियां, ताजे फल, लीवर, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज व दाल। इसकी कमी से त्वचा, सल्की, मांसपेशियों में थकान तथा रक्त की कमी होती है। इसका कार्य होता है प्रोटीन उपापचय में सहायक तथा तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक। विटामिन बी 7 क्या होता है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसका स्रोत होता है हरी सब्जियां, ताजे फल, लीवर, यकृत, लीवर, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज व दाल। बायोटीन की कमी से दोस्तों, मतलब विटामिन बी 7 की कमी से त्वचा, सल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, रक्त शून्यता होती है। इसका कार्य होता है यह पायरुवेट को ऑक्सेलो एसीटेट में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। अब आते हैं विटामिन बी 9 पे, फोलिक एसिड। इसका जो केमिकल नाम है फोलिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड। स्रोत इसका होता है हरे पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, यीस्ट, अंडा इत्यादि। इसकी कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया इसको बोलते हैं, होता है। पके हुए भोजन के अवशोषण में कमी, आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन बी 12 होता है दोस्तों। तो विटामिन बी 12 में साइनाकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है साइलाकोबालामिन। इसका जो स्रोत है मांस, दूध, कलेजी, कलेजी मतलब लीवर इत्यादि। आरबीसी उत्पादन में ये सहायक होता है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में तंत्रिका तंत्र की वृद्धि करता है। इसकी कमी से अवरक्तता और अधिकता से न्यूरोलॉजिकल दोष हो जाता है। अब आते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी देख लेते हैं दोस्तों। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो केमिकल सूत्र है C6H8O6। इसका जो स्रोत होता है खट्टेदार रसदार फल, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां इत्यादि। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए होता है तो इसको दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। इसका जो अणु सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, ये होता है C20H29OH। C20H29OH। इसका जो स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत, यकृत तेल, कलेजी, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक है तथा शरीर में उपकला उत्कों को स्वस्थ बनाए रखता है। यह 13 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं में 60 मिलीग्राम आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, आंखों का शुष्क होना, दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि। अभी चलते हैं दोस्तों हम लोग तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल सनशाइन विटामिन होता है। स्रोत इसका मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल होता है। सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा में उपस्थित एगोस्टेरोल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी के कार्य क्या होते हैं? हड्डियों को मजबूत बनाने प्रदान करने में सहायक होता है। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक करता है। विटामिन ई आते हैं दोस्तों। इसका जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसका जो स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंकुरित दाने जैसे गेहूं, चना, मटर में। यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। विटामिन के क्या है दोस्तों? विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। इसका स्रोत होता है टमाटर, पनीर इत्यादि। यह रक्त संवादी एंटी ब्लीडिंग विटामिन है जो यकृत में प्राथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है। प्राथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है तथा कटे स्थान पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है विटामिन के की कमी से। अब आते हैं दोस्तों विटामिन और खनिज लवण। तो विटामिन के कार्य, ये उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन में विटामिन आवश्यक सहकारी होता है। विटामिन अक्सीकारी एंजाइम के मानकों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के भंजन में सहायक होता है। यह उपापचय में अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करता है। दोस्तों खनिज लवण में दोस्तों देख लेते हैं। मिनरल साल्ट में यह अकार्बनिक पदार्थ है तथा मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है।
परंतु शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में आवश्यक खनिज, पहला आता है सोडियम। यह कोशिका के बाहर द्रव में धनायन के रूप में होता है। इसका कार्य होता है पेशियों का संकुचन, तंत्रिका को इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? पेशियों का संकुचन, तंत्रिका कोशिकाओं के तंतु में तंत्रिका अवयव का संचरण, रक्त का ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना। क्या? सोडियम। इसका जो स्रोत होता है नमक, मछली, दूध, मांस इत्यादि। यह प्रतिदिन 2.5 ग्राम आवश्यक होता है। पोटेशियम, यह कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। इसका कार्य होता है पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण। तीसरा है सी, विद्युत अवघट्य संतुलन को बनाए रखना। इसका स्रोत है सभी खाद्य पदार्थ। कैल्शियम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम का जो संकेत है ये सी है। यह पनीर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, चना आदि में पाया जाता है। इसका कार्य होता है विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना। शरीर में संकुचन में सहायक होता है। मनुष्य में प्रतिदिन 1.2 मतलब 1.2 ग्राम कैल्शियम आवश्यक है। अगला क्या है? फास्फोरस ई। इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करना होता है। वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता प्रदान करता है। इसका जो स्रोत होता है दूध, पनीर, हरी सब्जियां, बाजरा, कलेजी इत्यादि। यह मनुष्य के लिए प्रतिदिन 1.2 ग्राम आवश्यक होता है फास्फोरस। अगला है लोहा, आयरन। यह लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए सहायक आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर में थकान महसूस हो सकती है। मनुष्य के लिए प्रतिदिन 20 ग्राम लोहा आवश्यक होता है। स्रोत अंडा, पालक, मेथी इत्यादि। आयोडीन, इसका स्रोत होता है मछली, सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक। इसकी कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। इस रोग के बाद क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है, जिससे व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। छठा होता है आते हैं दोस्तों वाटर पे। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75 भाग जल है। उल्टी व अतिसार, उसको डायरिया बोलते हैं, में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। आते हैं 7वें पर रुक्षांश रफेज पे। रुक्षांश रफेज पे आते हैं दोस्तों। यह आहारी रेशे एक ऐसी पदार्थ है जिसका भोजन में होना आवश्यक है, परंतु अधिकांशतः जंतु के भोजन में अनअपचयी पदार्थ कोशिका भित्तियों का भाग है, जो भोजन पचने के पश्चात भित्तियों का भाग है। जो भोजन के पचने के पश्चात बचे अपशिष्ट भाग को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। विटामिन को निम्न तालिका से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। तो ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोथैलिया, शुष्क आंख, जीरोथैलिया को बोलते हैं शुष्क आंख, उपकला का शुष्क होना। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसका जो स्रोत होता है सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जियां, अंडा। इसकी कमी से बेरी रोग। विटामिन बी2 कमी से राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, दूध, ईस्ट। इसको कमी से होने वाला कोलोसिस। विटामिन बी3 कमी से नियासिन। इसका विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। अंकुरित गेहूं, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, पेलाग्रा या 3D रोग हो जाता है। विटामिन बी5 क्या होता है? पैंटोथेनिक एसिड होता है। मांस, दूध, खमीर, फल व मूंगफली में पाया जाता है। इसकी कमी से अनिद्रा, थकावट या आंख में दर्द हो जाता है। विटामिन बी7 की कमी से दोस्तों पैरिथॉक्सिन होता है। हरी सब्जियां, दूध, मांस, दाल व अंडे होता है। रक्त छीड़ता, चर्म रोग, पैथी और ट्यूमर व अशक्तता हो जाता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। ताजा फल, लीवर, दूध, फल, त्वचा रोग, बालों का झड़ना या कमजोरी हो जाता है। विटामिन बी9 का नाम फोलिक एसिड है, रासायनिक नाम। पालक, सोयाबीन या ईस्ट में पाया जाता है। एनीमिया या कमजोरी रोग हो जाता है। विटामिन बी12 का नाम है साइनाकोबालामिन। ये मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त छीड़ता हो जाता है। विटामिन बी17 का नाम होता है लेटराइट विटामिन। ये गेहूं की हरी पत्तियों में पाया जाता है। यह एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। रसदार खट्टे फल, आंवला, हरी मिर्चें पाया जाता है। स्कर्वी जनन क्षमता कम हो जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। इसका मक्खन, दूध, मछली, तेल, अंडा स्रोत होता है। इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमाइलिसिस होता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमाइलिसिया हो जाता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडा, बांझपन या नपुंसकता हो सकता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फाइक्लोविन या नेप्थोक्विन नाम है। इसका टमाटर, पनीर, सब्जियां स्रोत है। ये इसकी कमी से दोस्तों हिमोरेजिया, रक्त का थक्का न जमना इत्यादि रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये विटामिन और कुछ पोषक तत्व और खनिज लवण थे जिनसे संबंधित जितनी भी जानकारी था मैं लेकर आया था, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।